हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में लर्निंग के सिद्धांत के बारे में ही चर्चा करूंगी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के कुछ मुख्य तथ्य होते हैं जिनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की। आज भी हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अन्य मुख्य तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। 5वां पॉइंट है उद्दीपक सामान्यीकरण। सीखने के प्रारंभ के प्रयासों में ऐसा देखा गया है कि सिर्फ मूल अनुबंधित उद्दीपक के प्रति ही प्राणी अनुक्रिया नहीं करता, बल्कि उससे मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी उसी ढंग की अनुक्रिया करता है। इससे ही उद्दीपक सामान्यीकरण की संज्ञा दी गई। हाउस्टन ने इसे परिभाषित किया कि उद्दीपक सामान्यीकरण की घटना में किसी एक उद्दीपक के प्रति अनुबंधित अनुक्रिया उसी तरह के दूसरे उद्दीपक से भी उत्पन्न होने लगती है। मान लेते हैं कि किसी प्रयोग में कुत्ते में 1000 हर्ट्ज टोन की आवाज पर भोजन देकर लार स्राव की अनुक्रिया को अनुबंधित किया जाता है। यह 1000 हर्ट्ज टन की आवाज मूल अनुबंधित उद्दीपक का एक उदाहरण है। इस तरह के अनुबंधन के दौरान यदि कुत्ते के सामने 1200, 1100, 900, 800 हर्ट्ज टोन की आवाज दी जाए तो कुत्ते में पहले के समान ही लार स्राव की अनुक्रिया होगी। इससे ही उद्दीपक सामान्यीकरण की संज्ञा दी जाती है। पैलवेल तथा मरे ने भी अपने प्रयोग के आधार पर यह बतलाया कि मूल अनुबंधित उद्दीपक तथा अन्य जांच उद्दीपकों के बीच जितनी अधिक समानता होती है, प्राणी द्वारा जांच उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। 6ठा पॉइंट है हमारा विभेदन। विभेदन की घटना उद्दीपक सामान्यीकरण के ठीक विपरीत है। जैसे जैसे सीखने के लिए दिए जाने वाले प्रयास की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्राणी मूल अनुबंधित उद्दीपक तथा अन्य समान उद्दीपकों के बीच स्पष्ट अंतर या विभेद कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप प्राणी सिर्फ मूल अनुबंधित उद्दीपक के प्रति ही अनुक्रिया करता है तथा अन्य समान उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया नहीं करता है। इसे ही विभेदन की संज्ञा दी गई है। मतलब कि वो मूल उद्दीपक और अन्य समान उद्दीपकों के बीच में विभेद करना जान जाता है। 7वां है उच्चतर कोटि अनुबंधन। पैवलोवियन अनुबंधन में यह स्पष्ट रूप से दिखलाया गया है कि अनुबंधित उद्दीपक को अनुबंधन के आगे की प्रक्रिया में स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसे ही उच्चतर कोटि अनुबंधन कहा जाता है। जैसे यदि घंटी की आवाज एक कंडीशनल स्टिमुलस है, भोजन अनकंडीशनल है स्टिमुलस है तथा लार स्राव एक कंडीशनल रिस्पॉन्स के रूप में स्थापित हो चुका है, तो अब घंटी को अनकंडीशनल स्टिमुलस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह जब रोशनी तथा घंटी को बार बार संयोजित कर प्राणी के सामने रखा जाता है, तो लार स्राव की अनुक्रिया जो पहले घंटी की आवाज पर होती थी, मात्र रोशनी जलते ही होने लगेगी अब। इसे ही उच्चतर कोटि अनुबंधन कहा जाता है। 8वां है विलोपन, स्वतः पुनर्लाभ, बाह्य अवरोध निर्माण तथा पुनर्अनुबंधन। पैलवल ने अपने प्रयोग में पाया कि प्राणी में अनुबंधन उत्पन्न होने के बाद जब सिर्फ कंडीशनल स्टिमुलस दिया जाता है और अनकंडीशनल स्टिमुलस नहीं दिया जाता है और इस प्रक्रिया को लगातार कई प्रयासों तक किया जाता है, तो धीरे धीरे सीखी गई अनुक्रिया की शक्ति कमने लगती है। या यूँ कहें कि धीरे धीरे
वह चीज घट जाता है, कम हो जाता है या एकदम शून्य हो जाता है। दूसरे शब्दों में जैसे कुत्ता धीरे धीरे घंटी की आवाज पर लार श्रॉक कम करते जाता है और अंत में एक समय ऐसा प्रयास आता है जहां घंटी बजती है परंतु लार श्रॉक बिल्कुल ही बंद होता है। मतलब कि धीरे धीरे विलोप होते होते पूरी तरह से खत्म हो जाता है, नगण्य शून्य हो जाता है वो उन अनुक्रियाओं के प्रति, उद्दीपकों के प्रति, अनुक्रियाओं नहीं उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करना शून्य हो जाता है उसका। तो इसे ही क्या कहेंगे? विलोपन। इसी के अंतर्गत दूसरी घटना है स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ की घटना के बारे में पैलवल तथा उनके सहयोगियों ने अध्ययन किया तो देखा कि जब किसी सीखी गई अनुक्रिया का आंशिक रूप से विलोपन हो जाता है और उसके कुछ समय बीतने के बाद यदि कंडीशनल स्टिमुलस दिया जाता है तो प्राणी फिर से कंडीशनल रिस्पॉन्स करते पाया जाता है। हालांकि ऐसी परिस्थिति में की गई लार श्रॉ की मात्रा पहले के समान नहीं होती है। इस तरह से स्वतः पुनर्लाभ में हम पाते हैं कि विलोपन के कुछ समय बाद कंडीशनल स्टिमुलस देने पर विलोपित सीआर अपने आप पुनः प्राणी द्वारा किया जाता है। इसको सार्टेन तथा उनके सहयोगियों ने परिभाषित किया और बताया कि जब वह विलोपित अनुबंधित अनुक्रिया की शक्ति में कुछ समय के बाद आंशिक रूप से पुनर्लाभ होता है तो उसे स्वतः पुनर्लाभ की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत तीसरी घटना है रिकंडीशनिंग। रिकंडीशनिंग स्वतः पुनर्लाभ से ही मिलता जुलता एक प्रक्रिया माना जाएगा। इसमें विलोपन के बाद कंडीशनल स्टिमुलस अनकंडीशनल स्टिमुलस युग्मन के प्रति अनुबंधित अनुक्रिया की प्रति प्राप्ति तेजी से होती है। इस तरह रिकंडीशनिंग में प्राणी कंडीशनल तथा अनकंडीशनल स्टिमुलस के युग्म के प्रति विलोपन के बाद उसके पुनः उपस्थिति पर उसके प्रति तेजी से अनुक्रिया करता है। अतः यह एक स्वतः पुनर्लाभ से भिन्न है क्योंकि इसमें अर्थात स्वतः पुनर्लाभ में विलोपन के बाद कुछ समय बीतने से कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति जो अनुबंधित अनुक्रिया की जाती है वह काफ़ी कमज़ोर होती है, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कुछ विलोपन के बाद जब वो पुनः उपस्थित होता है तो तेजी से अनुक्रिया होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।